हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे दैट इज क्लीन अप इन बोर्ड रूम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल है, जानेंगे। दूसरा आर्टिकल है ये हमारे जो मिल्क मार्केट है, ठीक है, डेयरी मार्केट, उससे रिलेटेड है, अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। लेट द मार्केट वर्क, प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। फिर है बैटलिंग इन्फ्लेशन, जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी, संडे वाले न्यूज़पेपर हम जो न्यूज़ डिस्कस करते हैं, कल शाम को ही मैंने डाला था वीडियो, उसमें देखा था कि पल्सेस की जो स्टॉक होल्डिंग है उस पर लिमिटेशंस इम्पोज कर दी गई है, ठीक है। तो उसी को लेकर के और साथ में जो इन्फ्लेशन है लगातार बढ़ रही है उसको लेकर के आर्टिकल है, जानेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पर ट्वाइलाइट इन द फॉरेस्ट, अभी जो शेरनी मूवी आई है ना विद्या बालन की, उसको समराइज़ किया जा रहा है, छोटा सा एक्सट्रैक्शन निकाल लेंगे इससे। इसके अलावा आइडिया पेज पे ये आर्टिकल है वर्ल्ड विदाउट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कि कंट्रीज़ के बीच में जो भी सेपरेशन है उसको अगर थोड़ा सा डाइल्यूट करें और एक फ्रेंडशिप और कंजर्वेशन या कंपेशन, एक ट्रस्ट के बिहेवियर पे अगर सारे कंट्रीज साथ में काम करें तो इंटरनेशनली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक कंट्री को फेस नहीं करनी पड़ रही है, सबको इक्वली फेस करनी पड़ रही है, उनको टैकल किया जा सकता है। सजेशन देखो आउट ऑफ द बॉक्स है पर बात करेंगे, ठीक है, समरी ले लेंगे। इधर आप देख सकते हो कि वाइल्ड चीज़ फॉर आइडेंटिटी, आधार कार्ड में अगर सिस्टम में कहीं फेलियर है, मान लो किसी का आधार कार्ड खो गया, किसी का आधार कार्ड नंबर मिस हो गया, तो वो रिट्रीव करने में कितनी मुश्किलें आती है, वो केस स्टडी पूरी बताई हुई है। तो केस स्टडी तो देखो पूरी डिटेल में इतना जाएंगे नहीं, समरी में बता दूंगा आपको, और लास्ट में जानेंगे क्या क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं राइटर्स के द्वारा। और ये लास्ट आर्टिकल है हेल्पिंग एंड, किस तरीके से रूरल इकोनॉमी को आप रोबस्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछली वेव में तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया था पर अब की बार तो परिस्थितियां रूरल इकोनॉमी की भी बिगड़ी हुई हैं, क्या किया जा सकता है, जानेंगे। ओके, देखते हैं अब आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है क्लीन अप इन बोर्ड रूम। देखो रिसेंट कंट्रोवर्सी हमने देखी थी कि पंजाब नेशनल बैंक की जो हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच, मतलब जो एनबीएफसी है पंजाब नेशनल बैंक के अंडर में, उसमें लगातार एक क्वेश्चन उठाया गया कि इन्होंने जो कार्लाइल करके अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके लिए प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए, कि उन शेयर्स को बेचना हमारा मेन टारगेट है कि कार्लाइल उनको खरीद ले, लगभग 4,000 करोड़ के समथिंग की वो डील थी। तो ऐसे में देखो सवाल उठने लग गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल पे, कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट दी जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करने के हिसाब से, जिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ना तो उस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट होता है और उनको केवल और केवल उनका मेहनताना मिलता है कि हाँ जो टाइम पे छुट्टियां हैं वो मिल जाए, रेम्यूनरेशन मिल जाए, अकोमोडेशन, वो सारी चीज़ें मिल जाएं, बाकी उसके अलावा उस कंपनी से उनका कोई लेन देन नहीं होगा। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम क्या होता है कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। पर यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर जैसे ही रिलीज़ किए गए तो यहाँ पर जब पता किया गया तो प्रोमोटर्स जो हैं या मेन जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात को माना गया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ पर क्वेश्चन के दायरे में आ गए। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये लगातार एक बहुत गलत चीज़ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो एक रोल जो होना चाहिए, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको वहाँ पर अपॉइंट कराया जाने के प्रोविज़न किए गए हैं, तो वो डिफाइन नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन लगातार आता रहता है कि इनके अपॉइंटमेंट को लेकर उनके सिलेक्शन प्रोसेस में जो एक ट्रांसपेरेंट मैनर होना चाहिए, अनबायस्ड मैनर में इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो बोलो उसमें मेन जो पॉइंट होता है वो ये कि इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोमोटर्स से लेन देन कम से कम होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर ये प्रोमोटर्स जो फेस हैं, जैसे रिलायंस कंपनी की बात करें तो मुकेश अंबानी की बात कर लो, या फिर इधर बात कर लो, अली बाबा की बात कर लो, जैक मा की बात कर लो, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो इन लोगों के शेयर्स वहाँ पर 14-15% ऐसे समथिंग है पूरी कंपनी में, पर ये फेस बने हुए हैं और ये लोग जो डिसीजन लेते हैं इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं जो कि मुकेश अंबानी या जैकमा के डिसीजन से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, या फिर यहाँ पर इंडिया में मान लो अडानी ग्रुप में गौतम अडानी है तो उनके डिसीजन से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बात को रखने के लिए भी तो कोई तो चाहिए ना बोर्ड में, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब जब प्रोमोटर्स का इन्फ्लुएंस इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे होने लग गया है तो क्या आप एक डेमोक्रेटिक मैनर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन कर पा रहे हो, ये बड़ा सवाल है। देखो जब कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है ना, तो मैटर ऑफ प्रॉपराइटी, दैट मीन्स कि उनका करेक्ट और एक्सेप्टेबल बिहेवियर सोशली और मोरली, अगर एक तो वो देखा जाता है, दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है कि
नाम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कर दिया, पर उस डायरेक्टर का खुद का इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, तो फिर वो तो खुद प्रोमोटर्स के इक्विवेलेंट बैठ जाएंगे। तो ऐसे में देखो रेगुलेटर्स की रोल आ जाती है, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका रोल आ जाता है। अब सबसे बड़ा दुख की बात तो क्या आ जाती है कि इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मेंटेन रखना, इनका जो भी काम करने का कल्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए जो बोर्ड्स, जो रेगुलेटर्स काम करते हैं, उन्हीं रेगुलेटर्स के रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं इनको। और ये चीज़ हमने देखो न्यूज़ वाले सेक्शन में बार बार डिस्कस की है कि इंडियन एक्सप्रेस की खुद की इन्वेस्टिगेशन है, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज में जो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं, जो उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर कई ऐसे थे जो कि उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वो 2-3 कंपनियों के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यूके सिन्हा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये बड़े बड़े जिन्होंने, यूके सिन्हा जो कि सेबी के डायरेक्टर रह, सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसे में आप देखो कि इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स के जो और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स देखो, ठीक है, और वो भी वो ऑफिसर्स जिन्होंने कोई ज़माने का मतलब 2-3 साल पहले जब वो ऑफिस में थे, जब वो आईएएस की पोस्ट पे थे, उन्होंने उन कंपनियों के अगेंस्ट में रेड मारी है, और रेड मारने के बाद में फिर उनका अपॉइंटमेंट, रेड मारी या फिर उनके साथ में उनका डिपार्टमेंट का कोalition है, जैसे कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कंपनी है बड़ी, उन्हीं के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या हो जाता है कि ये एक बैलेंस बने, नहीं तो क्या है, वही बात अल्टीमेटली चलेगी किसकी, प्रोमोटर्स की। तो प्राइवेट फर्म्स में जो डायरेक्टरशिप में एक बैलेंस लाने की बात की गई है, उस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है। उसी चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। इसी न्यूज़पेपर में एक आई थी कि 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर बात करें, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ पीएसयूज़ की बात करें, तो वहाँ पर 98 पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एटलीस्ट 86 ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से 67 पीएसयू बोर्ड्स तो रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड है। मतलब 50% के लगभग पीएसयू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी, अभी कौन है, बीजेपी, पहले कौन था, यूपीए के टाइम पे कांग्रेस, तो उन पार्टीज के लोग वहां पर अपॉइंट हो रहे थे। तो ये चीज़ तो देखो, जो वाकई में आइडिया है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व कर सके, वो फेल हो जाता है। कई तो ऐसे हैं मतलब आईएएस ऑफिसर या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं कि वो कूलिंग ऑफ पीरियड को भी इग्नोर करके ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये इन पर लगाम लगनी जरूरी है, नहीं तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आएगी, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 2 साल पहले की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये कहा था कि जो सिलेक्शन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। और इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए देखो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने अभी नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि कैसे भी करके इस फ्रेमवर्क को थोड़ा रोबस्ट बना के रखा जाए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का काम, सिलेक्शन का काम इंडिपेंडेंटली हो। देखो ये जो नए रूल हैं ये बोलो बहुत ही अच्छे हैं, अप्लाई हो जाएंगे 1 जनवरी 2022 से। और अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की है। पहले तो क्या था, सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे कि हाँ जी एक कमेटी बैठेगी और कमेटी में वोटिंग कर लेंगे कि हाँ किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है, जिसके फेवर में ज़्यादा वोट होंगे उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब क्या कर दिया कि 2/3 वोटिंग होगी जिसके फेवर में उसी को अपॉइंट किया जाएगा, और 2/3 वोटिंग जब किसी के अगेंस्ट में होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तो उसके रिमूव कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन किए गए। और वो वोटिंग कौन करेगा, जो सारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वोटिंग वेटेज के अकॉर्डिंग कि कितना इन्वेस्टमेंट है उनका, ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड होगी। तो अपॉइंटमेंट के लिए हायर थ्रेशोल्ड जो फिक्स करनी थी वो किया गया, और साथ में जो इंडिपेंडेंट के रिलेटेड भी जो काम है वो बोलो वो सर्टेनली बहुत वेलकमिंग है। पर एक थोड़ा सा यहाँ पर एडिटर कह रहे हैं सवाल कि पहले जब सेबी ने अपनी तरफ से एक डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया था, उसमें एक कहा था कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर के हम ड्यूअल प्रोसेस पर रिलाई करेंगे। ड्यूअल प्रोसेस में हो गया कि जिससे कि जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स हैं, जिनकी छोटे शेयर्स हैं, जो कम पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं पर है तो उनकी हार्ड अर्न मनी ना, तो उनके लिए ड्यूअल प्रोसेस के ऊपर हम रिलाई करेंगे। पर अब की बात किया क्या है, जबकि इन रूल्स के अंदर नए जो रूल्स रिलीज हुए हैं 1 जनवरी 2022 से जो अप्लाई होंगे, कि अब इनको अपनी जो भी
शेयर होल्डर्स हैं उनकी 2/3 वोटिंग के बेसिस पे काम हो जाएगा। चलो फिर भी वो वेलकमिंग है, पर ड्यूअल प्रोसेस को यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व किया गया है, एक तो ये बोल रहे हैं। इसके अलावा नए रूल्स की बात करें तो पॉपुलेट करना इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो अपना रोल कर सकें। जैसे कोई भी कमेटी है, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे नॉमिनेशन को लेकर के देख लो, रिम्यूनरेशन को लेकर के जो कमिटीज़ हैं उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी कर दिया है 2/3 के लिए। और यहाँ पर ये जो बताया था ना मैंने कि कितने शेयर होल्डर का वोटिंग है, यहाँ पर ये 75% है, मुझे जहाँ तक याद है कि 75% वोट, मैं 2/3 बोल गया था, थोड़ा गलती से करेक्ट कर लेना इसको, कि 75% जो वोट शेयर होल्डर्स जिस बात को भी फेवर कर देंगे उस बात को मान लिया जाएगा, चाहे अपॉइंटमेंट की से रिलेटेड हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की या फिर उनके रिमूवल से रिलेटेड हो, ठीक है। और 2/3 मेंबर्स जो है उनका नॉमिनेशन कहाँ पर हो जाएगा, नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। 100 है तो उनमें 67 के लगभग तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होंगे, ये पॉइंट बताया जा रहा है इन कमिटीज़ के अंदर। इसके अलावा सभी रिलेटेड पार्टीज जो हैं, जो ट्रांजैक्शन करती हैं, लेन देन का जो कुछ भी है, उनका अप्रूवल लेना, उनका भी देखो, उनके लिए भी अप्रूवल लेना जरूरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे परिस्थिति में देखो ये स्टेप जो हैं वो एड्रेस तो करते हैं जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं पास्ट में, तो ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉरपोरेट गवर्नेंस में। और इनके लिए जो भी मेजर्स हैं अपॉइंटमेंट को, इनको लेकर ये टाइमली लिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। इससे क्या हो जाएगा कि प्रोमोटर अपनी दादागिरी कोई नहीं चला पाएगा, इससे इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर पाओगे नॉन प्रोमोटर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के, कम से कम उन लोगों के जो दो, या फिर आप कह सकते हो कि हो सकता है कि हाँ सिंक्रोनाइजेशन में काम ना करें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और प्रोमोटर्स, बट एटलीस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो स्ट्रेंथन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 4 से कनेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है बैटलिंग इन्फ्लेशन। देखो इंडिया का पिछले साल हमने देखा मॉनसून अच्छा था, ठीक है, फार्म सेक्टर इकलौता ऐसा था कि पेंडेमिक के चलते इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी पर फार्म सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर गया था, बम्पर हार्वेस्ट हुआ था। ऐसे में इंटरनेशनल फूड प्राइस की अगर बात करें तो वो तो इन्फ्लेशन का सामना कर रही थी 39.7% का, जबकि हमारे यहाँ पर मई 2021 तक इन्फ्लेशन 5% तक ही थी, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं रही। इसके अलावा अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी थोड़ी राइज हुई, पर इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। पर हमारे यहाँ पर अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले साल जो राइज हुआ था इन्फ्लेशन में उसके पीछे वजह थी इंपोर्ट डिपेंडेंट कमोडिटीज़, जिसमें हम मेनली इंपोर्ट क्या करते हैं, एडिबल ऑयल्स और या फिर पल्सेस की बात कर लो, इन दोनों की। तो ऐसे में अभी तक मई तक भी हमारे इन्फ्लेशन कितनी चल रही थी, 5%, जो कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन है उसकी बात कर रहे हैं। और जो इधर बात करें करस्पॉन्डिंग ग्लोबल रेट जो चल रही थी इन्फ्लेशन की, दैट वाज 39.7%, जिसके पीछे हमने देखा था कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पर क्या हो, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई अच्छे से, तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, चाइना ने लगातार स्टॉक पाइलिंग करनी शुरू कर दी, वो सारे रीज़न हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। अब इस साल की बात करें, अभी जो मॉनसून सीजन चल रहा है, तो ऐसे में 74% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है मई मंथ में और 33% जून के शुरुआती 15 दिन के अंदर रेनफॉल अच्छा रहा है। तो ऐसे में साउथ वेस्ट मॉनसून शुरुआत में जून मिड तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर जून 19 के बाद में अब मॉनसून रुक गया है। और आईएमडी ने अपनी तरफ से जो भी सिचुएशन डिक्लेयर की है उसमें क्या है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक कोई बारिश भी नहीं होने वाली है। और हीट वेव का भी देखो, आपको पता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया है। और रही सही में, आप उधर हमने न्यूज़ डिस्कस की थी इंटरनेशनल अफेयर में, कनाडा में, यूएसए में लोगों की डेथ हो रही है। तो ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि मिड जून तक तो अच्छी खासी व्यवस्था थी, पर मिड जुलाई तक जो पीक सीज़न होता है, जहाँ पर खरीफ की बुआई होती है, प्लांटिंग की जाती है, उसमें समस्या आ रही है। देखो पंजाब तो एक अच्छा खासा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट स्टेट है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा कोलैबोरेट करती है। तो उन्होंने तो क्या कर दिया कि पेडी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हेल्प करनी शुरू कर दी है फार्मर्स की, पर दूसरे स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रही है। तो एक तो फार्मर डिस्ट्रेस का कारण अब ये बन सकता है। इसके अलावा बात करें, अगर सोइंग को डिले किया जाता है, बुआई को अगर डिले किया जाता है, तो ऐसे में देखो 40 से 50 दिन तो शुरुआत में राइस की जो सीडलिंग तैयार होती है ना, छोटी छोटी, जो नर्सरी के अंदर एक साथ लगाते हैं, जैसे एक क्यारी बना लेते हैं, उसमें पानी इकट्ठा कर लिया, पानी भर लिया, और वहाँ पर छोटे छोटे वो पहले सीडलिंग तैयार कर ली जाती है। अब वो सीडलिंग जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, उनको फिर बाद में खेतों में ले जा करके बुआई कर दी जाती है। और वहाँ पर भी फिर आप देखोगे
कि पानी लगातार रखना पड़ता है शुरुआती दिनों के अंदर 40 से 50 दिन। तो ऐसे में एक तरफ तो आप कर रहे हो पैडी की बुआई को प्रमोट करते हो, चावल की बुआई को, और एमएसपी भी आपने उसी पे दे रखी है जो कि पानी कंज्यूम करता है, और पानी की मानसून के रुकने के चलते पानी की भी कमी है। और दूसरा, केवल पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर वहां की सरकार हेल्प कर पा रही है, बाकी स्टेट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, है ना। तो ऐसे में आप क्यों नहीं डाइवर्सिफाई करते हो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, आप पल्सेस को, ऑयल सीड को, और या फिर कोर्स सीरियल्स जिनमें पानी की कमी, कम पानी पे भी प्रोडक्शन अच्छी की जा सकती है, आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते हो जी। चलो ठीक है, आप पानी के लिए बात हो गई। फिर अब अगर बरसात अच्छे से नहीं आ रही है तो उस केस में वो फिर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करेंगे, और उसके लिए उनको डीजल इंजन यूज़ करना पड़ेगा। और डीजल इंजन में आप देखो कि 16 से 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से भाव बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में फार्मर्स को डबल मार मर रही है कि पानी की कमी और पानी ज़्यादा मांगने वाली फसल उगा रहे हो, और फिर भी आप पानी को निकालने की कोशिश करो, तो ऐसे में फिर आपको डीजल की प्राइसेस ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ज़्यादातर फार्मर्स जो है ना वो बड़ी परेशानी में हैं। सोलर पंप की बात करो या फिर जो कुछ भी उनके पास में इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल है इनकी बात करें, या फिर इरिगेशन की बात करें जो कि डीजल इंजन के बेसिस पे करते हैं, बोला अनअफोर्डेबल बनता चला जा रहा है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। देखो हमारे यहाँ पर कभी भी मॉनसून की बात करें तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल तो एक ये है, मॉनसून हमेशा एक एरेटिक होता है, कभी भी हम फिक्स नहीं कह सकते कि पिछली साल मॉनसून अच्छा रहा था तो अब की बार भी बढ़िया रहने वाला है, कोई चांसेस नहीं है। वो डिपेंड करता है बहुत सारी ग्लोबल ज्योग्राफिकल इश्यूज़ के ऊपर। ऐसे में मॉनसून का रिवाइवल वो अब डिपेंड किस पे करता है, मतलब मॉनसून का रिवाइवल जो है उस पर डिपेंड करती है अब हमारी एग्रीकल्चर। तभी तो बोलते हैं ना, इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मॉनसून, ऐसे करके बोला जाता है। तो एक आशा क्या आ रही है कि नेगेटिव इंडियन डाइपोल जो है बोलो वो अब इंटेंसिफाई होने का थोड़ा कम चांसेस हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये थोड़ा फेवरेबल रह सकता है हमारे लिए, इंडिया के लिए। बट पॉइंट क्या आ जाता है कि ये कब होगा, ये सारा का सारा प्रकृति पे छोड़ दिया। अब नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है ये देखो, ये एक तरीके की एबनॉर्मल वार्मिंग कंडीशन होती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाली, आप जानते हो कि इंडिया यहाँ पर है, इधर अफ्रीका आ जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर ये इंडोनेशिया वाला रीजन। तो ऐसे में यहाँ पर अगर वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, दैट मीन टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर अरेबियन सी में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो ये हवाएं इंडिया की तरफ ना चल के किधर जाएंगी, इधर। क्योंकि आपको बताया हुआ है मैंने कि टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है दैट मीन्स प्रेशर विल बी फॉल। ऐसे प्रेशर अगर लो हो गया तो लो प्रेशर तो अपनी तरफ हवाएं खींचेगा, तो हवाओं का डाइवर्जन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ टेम्परेचर राइज होना, और उसी तरफ मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जिसका नुकसान भुगतना किसको पड़ता है, इंडिया की मेनलैंड को। क्योंकि हम किस पर डिपेंडेंट हैं जी, हम डिपेंडेंट है अरेबियन सी से आने वाली साउथ वेस्ट अरेबियन सी की जो ब्रांच आती है मॉनसून की, उसके ऊपर। तो ऐसे में ये ब्रांच हल्की पड़ गई, इधर शिफ्ट हो गई, तो हमारे लिए नुकसान होगा कि नहीं। पर गनीमत ये है कि आईएमडी ने ये बोला है कि अभी ये जो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, इसकी कंडीशन जो है वो इंडिया के लिए फेवरेबल हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। अब बात यह आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने कल देखा था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो कि अभी 3 फार्म लॉज रिफॉर्म के तौर पे लेकर के आई थी सरकार, उनमें से एक था, उसमें ये कहा था कि स्टॉक लिमिट्स हम बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, भाव आराम से मार्केट में जो चलेगा मार्केट फोर्सेस के ऊपर ऑपरेट होने देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि फार्मर्स को ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो ऐसे में अभी क्या किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं कि भाई आप क्या बोलते हैं कि ये जो पल्सेज हैं इनकी स्टॉक होल्डिंग पे लिमिट लगा दी कि जो भी प्रोसेसर हैं या रिटेलर है, होलसेलर है, ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं कर सकता। तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया, जिस तरफ जाना चाह रही है उससे बिल्कुल यू टर्न। तो बोले एक तो स्टॉक लिमिट्स को आप हटाओ, ट्रेडर्स को, मिलर्स को आप उनके हिसाब से काम करने दो, मार्केट फोर्स को फ्रीली काम करने दो। इससे क्या होगा, भाव अगर थोड़े से बढ़ते भी हैं तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि लैंडमार्क एग्रीकल्चर लॉ, ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपने स्टॉक लिमिट लगाने की बात कही थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, तो उसके लिए कहा था कि पिछले 12 महीनों में जो भाव चल रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, उसमें अगर 50% से ज़्यादा का राइज हो जाए भाव में,
ठीक है, रिटेल प्राइस में, तो आप वहाँ पे वो इम्पोज कर दोगे स्टॉक लिमिट। पर अभी तो 50% से ज़्यादा महंगा हुआ ही नहीं, क्यों आपने ये लगाया? तो ऐसे में ये एक सिग्नल है रॉन्ग फार्मर्स के लिए। इसके अलावा दूसरा बताया जा रहा है कि पल्सेज और ऑयल सीड को आप एनकरेज करो जिनमें कि पानी की कम पानी की ज़रूरत हो, जैसे पैडी, वीट, शुगर केन, ये बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में आप पल्सेज, ऑयल सीड और दूसरे ऑप्शंस पे हम रिलाई कर सकते हैं, कोर्स जो सीरियल्स होते हैं। तो सही तरीका का ये है, देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, कि आप जो ये कंट्रोल रीइंस्टीट्यूट कर रहे हो ना, जो आपने स्टॉकिंग पर ये लगा दिया, इसकी बजाय आप क्यों ना फिर इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हो, वो रिड्यूस कर दो। डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो आप रिड्यूस क्यों नहीं करते हो? तब जा करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो क्या है, ऐसे ही चलते रहोगे, आगे पीछे टू एंड फ्रॉम वाला सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेट द मार्केट वर्क। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर अशोक गुलाटी और आयुषी खुराना के द्वारा। देखो, अभी मुद्दा तो ये है कि अमूल ने अपने जो पैकेट आता है दूध का, उस पर एक लीटर के ऊपर 2 रुपए के भाव से बढ़ा दिया है। ऐसे में सब लोग ये कह रहे हैं कि ये एक डिसरप्टिव है, बहुत ज़्यादा गलत कदम है, भाव नहीं बढ़ना चाहिए। बट अगर देखा जाए ना, तो जिस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, जो कि अभी 6% से भी ज़्यादा चल रहा है, आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, और अभी हमने देखा 6.3 के लगभग चल रहा है। तो ऐसे में बोले डेयरी फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर अमूल जैसे इंस्टीट्यूशन, जो कि कोऑपरेटिव सेगमेंट में काम करते हैं, कि बहुत सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने एक कंपनी अपनी बनाई और उसके बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया, और वो भी गांव के ही लोग जो खुद इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, जो दूध का प्रोडक्शन है उसमें। तो बोला डेयरी फार्मर्स के लिए मिल्क प्राइस रेम्युनरेटिव नहीं होगी, तो ऐसे में फिर बाद में वो क्या एनकरेज्ड फील करेंगे कि हाँ, हमें मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिल्क जैसे काम में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जो लाइव स्टॉक रियरिंग है वो सारा काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप इधर तो महंगाई 6% है, और जबकि इधर ये भाव जो बढ़ाया अमूल ने, बोला वो केवल 4% ही है, ज़्यादा नहीं है एग्जिस्टिंग प्राइस के कंपैरिजन में। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर इन्फ्लेशन को आप टारगेट करो, ठीक है, और उसमें ये अमूल जैसी कंपनी अगर 2 रुपए 1 लीटर के ऊपर बढ़ाती है और उसमें हाहाकार मच जाता है मीडिया में, तो ऐसे में फिर आरबीआई के ऊपर दबाव बन जाएगा। और आरबीआई जो कि अभी इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश कर रही है, जिसमें टारगेट ये है कि कैसे भी करके इकोनॉमिक ग्रोथ हमें रजिस्टर करनी है, अकोमोडेटिव स्टांस बना रखा है, जिसमें रेपो रेट को 4% से राइज अभी तक भी करने का कोई मूड नहीं है, कारण कि सेकंड वेव ने और ज़्यादा परेशान कर दिया। तो बोला मॉनेटरी पॉलिसी की जो अकोमोडेटिव स्टांस है उसको फिर चेंज करने की ज़रूरत आ जाएगी, आरबीआई के ऊपर दबाव बन जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें फार्मर्स की वेलफेयर भी देखनी है, कंज्यूमर का भी वेलफेयर देखना है, और इस तरह एक तरफ इकोनॉमी को भी हमें बूस्ट करना है। तो ये ये टाइट रोप वॉक हो गया। अब मिल्क की बात करें, एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो एज इट इज आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। नंबर 1, इंडिया में जो मिल्क की बात करें तो ये बिगेस्ट एग्री कमोडिटी है। आप देखो, बिगेस्ट एग्री कमोडिटी है, चाहे वैल्यू के टर्म में देखो, चाहे पैडी, राइस, व्हीट, शुगर केन, इन तीनों को मिला लोगे ना, उससे भी ज़्यादा वैल्यू के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया में। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, जो कि 208 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस होता है एनुअली। 2020-21 की बात है ये। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे सेकंड जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वो है यूएसए, और वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है केवल 100 मिलियन टन। तो आप देखो 2 गुना से भी ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो कि हमारा डेयरी सेक्टर जो है वो स्मॉल होल्डर्स के द्वारा ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, जिनके पास में 4 से 5 एनिमल होते हैं, चाहे वो कैटल्स हो चाहे बफेलो हो, कुछ भी हो, तो 4 से 5 एनिमल्स पे वो डिपेंडेंट है और उसके बाद में उनकी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। चौथा पॉइंट आ जाता है जो हमें ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अभी तक भी मिल्क के लिए कोई एमएसपी नहीं डिक्लेयर की जाती, उसके बावजूद फार्मर्स या जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, मिल्क पे जो डिपेंडेंट अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, वो लगातार उसी पे रिलाई कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर केवल और केवल मार्केट फोर्स काम करता है मिल्क वाले में, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी जाती है, केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अब आप देखो कि सप्लाई साइड में थोड़ा सा डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली सप्लाई साइड डिमांड और सप्लाई साइड थोड़ा डाउन और डिमांड थोड़ा सा राइज, तो ऐसे में देखो महंगाई बढ़ जाती है हल्की सी। तो ऐसे में
फार्मर्स को भी कॉम्पनसेट करने का स्कोप मिलता है कि हाँ हमें और जानवर पालने चाहिए जिससे कि और अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकें। तो देखो इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का एक बैलेंस अच्छे से काम कर रहा है। रिजल्ट ये है कि ओवरऑल ग्रोथ देखो पिछले 20 सालों में 4 से 5% की ग्रोथ रजिस्टर की है मिल्क इंडस्ट्री ने, ठीक है, और वो भी पिछले 5 सालों के अंदर तो 6% का प्रोडक्ट इंक्रीमेंट देखा गया है दूध की इंडस्ट्री की अगर बात करें, जबकि सीरियल्स में इनमें कितना इंक्रीमेंट रहा है, ग्रोथ कितनी रही है 1.6%। तो एक तरफ दूध देखो और एक तरफ ये सीरियल्स का हाल देखो ऑपरेशन फ्लड आता है 1970s में, जब से लेकर अब तक हमारे यहाँ पर दूध का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तो ये ध्यान, दूसरा मेन जो मॉडल था वो था कोऑपरेटिव मॉडल। कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ किसान हैं, उन्होंने कुछ जानवरों को पाला, दूध निकालते हैं वो दूध का और बेचते हैं सीधा मार्केट, मतलब लोग आते हैं उनके घरों पे दूध लेके जाते हैं। पर इन 5-7 जनों ने मिलकर के सोचा कि भाई हम लोग 5-7 जने मिलकर के क्यों ना एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश कर दें जहां पर कि हम हमारे दूध को इकट्ठा कर लें और फिर बाद में मार्केट में सेल आउट कर दें। तो ऐसे में फिर ये खुद ही तो मिल्क प्रोड्यूसर हो गए और खुद ही इस कंपनी के ऑनर हो गए। तो ये हो गया कोऑपरेटिव मॉडल, और इस मॉडल को सजेस्ट किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा। जब 1970s में इसको इंप्लीमेंट किया तो आज लगभग 5 दशक बीत चुके हैं। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस में आप देखो कि 10% का मिल्क प्रोडक्शन ओवरऑल मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसे में आप देखो कि इंडिया ने डबल इंजन फोर्स पे काम किया है। एक तो क्या हो गया, इस मिल्क सेक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मिल्क में जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को देखो अप्रूवल देना शुरू कर दिया था जब एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में। फिर वो तो पार्शियली ओपन किया गया था। फिर 2002-3 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे डेयरी सेक्टर को कंप्लीटली डी लाइसेंस कर दिया कि लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल भी आ गया नंबर 1। और दूसरी तरफ आप देखो कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हमने देख ली थी, कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर जो वर्गीस कुरियन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके ऊपर। तो ऐसे में आप देखो कि दोनों ने मिलकर के जो 2 इंजन फोर्स ने जब काम किया ना, तो मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट ये लिख लेना कि 2004 से 2014 के दशक में 4.7% की रिकॉर्ड ग्रोथ रेट रजिस्टर की थी मिल्क प्रोडक्शन ने, जो कि बढ़कर के 6% हो गई 2015 से लेकर के 2021 के बीच में। अगर हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो प्राइवेट डेयरी कंपनीज ने पिछले 15 सालों के अंदर उतना काम कर दिया जितना कि कोऑपरेटिव मॉडल ने पिछले 30 सालों में काम किया था। अब आप देखो प्राइवेट सेक्टर का रोल, एक तो ये बात होगी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई आपकी यहां पर। दूसरी आप देखो कि कितना इनोवेशन आता है। जब कंपटीशन होता है तो बहुत सारी कंपनीज वहां पर अपने मैक्सिमम एफर्ट सप्लाई करती है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्वालिटी अच्छी निकलती है, ये बता रहे हैं। तो यहां पर एग्जांपल देखो, हत्सुंग एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, ये तमिलनाडु बेस्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनी है, ठीक है, जो कि लगभग 32 लाख लीटर पर डे के हिसाब से मिल्क प्रोक्योर करती है, खरीदती है, और 20 प्रोसेसिंग प्लांट इनके चलते हैं। आप देखोगे इन्होंने अपना काम शुरू किया था 1995 में, उसके बाद में इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया मार्केट को। करंटली HAP दैट मीन्स इस कंपनी की बात करें हत्सुंग एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड की, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चीज़ हो गया, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो आइसक्रीम हो गया, कर्ड हो गया। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज बहुत सारे ऐसे प्राइवेट डेयरी कंपनीज है जो लगातार काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में देखो, कहीं पर भी देखो, आप भी देखते हो, सरस का नाम देख लो, अमूल का नाम देखो, हमने जिससे बात की अमूल कोऑपरेटिव सेगमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो प्रभात, पराग, ये अलग अलग हैं, ठीक है। मदर डेयरी का नाम आप जानते ही हो। तो जहां पर लगातार दूध के ऊपर बेस्ड काम किया जा रहा है, तो अब स्टार्टअप नए खुल रहे हैं, डेयरी प्रोन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर तो आप जानते हो, उद्यमी लोग जो होते हैं जो उद्योग करना चाहते हैं। अब डेयरी में काम करते तो वो डेयरी प्रोन्योर्स हो गए। तो डेयरी प्रोन्योर्स ने तो ऐसा काम करना शुरू कर दिया है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट घरों तक पहुंचा रहा है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यूट्यूब पे आप ऐड भी देखते हो, कंट्री डिलाइट का, ठीक है, जो फ्रेश मिल्क घरों तक पहुंचाते हैं और क्वालिटी टेस्टिंग किट भी देते हैं कि आप चेक भी करो। सेम चीज़ आप देख सकते हो स्टाइल एप्स टेक्नोलॉजी, वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन का फ़ायदा उठाया जाए और डेयरी सप्लाई चेन में इसका यूज़ किया जाए, जिससे कि ट्रेसिंग भी इजीली हो जाए कि हाँ कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट पहुँच गया है,
और इसमें मिल्क सप्लाई चेन में जो भी डिस्ट्रप्शन है उनको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा कैटल्स की हेल्थ के लिए भी, कैटल के मिल्क प्रोक्योरमेंट को लेकर के देखो, मिल्क प्रोक्योरमेंट हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, मिल्क टेस्टिंग हो गई, कोल्ड चेन की बात करो, इन सब को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिस पे काम करवाना। जैसे कि स्मार्ट मूव, यहाँ सेंसर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, इस क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना। मिल्क प्रोडक्शन डे टू डे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गई होगी कि आप मार्केट फोर्सेस को काम करने दो। और दूसरे सेगमेंट में भी यही, अशोक गुलाटी जी देखो लिबरलिज्म और इनके लिए बड़ा डीस लाइसेंसिंग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। इनका हमेशा एक ही रहता है कि जिस तरीके से आपने इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में लिबरलिज्म अपनाया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपनाओ, ओपन अप करो अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, विजन 2050 ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया में ग्रीन फॉडर की कमी आएगी। वजह कि अब जो लाइव स्टॉक है उसकी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में बोला 30% तक की कमी आ जाएगी 2030 तक। ज़रूरत होगी 100 टन की, अवेलेबिलिटी होगी 70 टन की। तो वही बात, फिर बाद में ग्रीन फॉडर महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे में हाइड्रो ग्रीन्स करके एग्रीटेक स्टार्टअप है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार क्यों ना हम इस चीज़ को फुलफिल करें, इस डेफिसिट को। तो उन्होंने काम्ब्रेला करके एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें हाइड्रोफोनिक ग्रीन फॉडर यूनिट लगाई। उसमें क्या होता है, ना तो सॉइल की ज़रूरत है, कम से कम पानी के अंदर और लिमिटेड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप देखो कि ग्रीन फॉडर इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन्होंने अब तक 130 यूनिट लगा दी। तो इसका रिजल्ट क्या है कि ग्रीन फॉडर की डेफिसिट को हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर का रोल आ गया ये इनोवेशन में, ग्रीन फॉडर को फुलफिल करने के लिए। फिर बात आ जाती है सेग्ड सीमेंट टेक्नोलॉजी की। जब आप देखो कि अगर कोई बुल पैदा होता है, ठीक है, मेल अगर काफ पैदा करता है, काफ पैदा होता है गाय से या बफेलो से, कैटल से या बफेलो से, तो उनको क्या केयर कर दिया जाता है, फ्री छोड़ना पड़ता है रोड पे। देखते हो आप लोग सिटीज़ में एकदम सांड घूमते रहते हैं इधर उधर। और दूसरी तरफ उसी जगह पे अगर फीमेल, अगर वहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस हो रही हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि उनका यूज़ किया जा पाएगा आगे मिल्क प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने में। बोला ये जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ हम, ये जो होती है जिसमें आर्टिफिशियल सीमन, ये देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम से ही तो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। रिजल्ट ये निकल रहा है कि 90% फीमेल कैटल बर्थ करवाए जा रहे हैं, और जिसमें ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था ना, इसकी सक्सेस रेट है 44.3%। तो आप देखो कि केवल 10 ही सांड पैदा हो रहे हैं, तो इसका 100 में से तो 10 सांड अगर घूमते फिरते रहे रोड पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर 90 फीमेल अगर होती है तो उनका रिप्रोडक्शन के चलते क्या हो जाएगा कि दूध की डिमांड जो है वो पूरी की जा सकती है। और इंडिया देखो लीडर है इसमें, हमारे यहाँ पर कंजम्पशन भी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है दूध का, ठीक है। दूसरा, जो ब्रीड्स की आप कहोगे अपग्रेडिंग जो करनी होती है, जिसमें कि हमारी जो डोमेस्टिक हैं और जो एक्जॉटिक कैटल स्पीसीज हैं या बफेलोज हैं, उनकी भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा करके क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस की जा सकती है। बोले ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई है, जब आपने प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पर ओपन हैंडली अवेल करा है। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, देखो कि अगर मार्केट फोर्सेस को आपने रोकने की कोशिश की तो वो डेट्रीमेंटल हो सकती हैं। तो ऐसे में मार्केट फोर्स को आप फ्री छोड़ो। गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर फार्मर्स को एनकरेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसको हमें राइज करने की ज़रूरत है। कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, फूड सेफ्टी इंश्योर हो, और ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो। तो इसके लिए मार्केट फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों, ठीक है। फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर ने ग्रोथ की थी ऑपरेशन फ्लड के बेसिस पे, अब हमें ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छे से एंटर होने दिया जाए, तब जाकर के हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। क्रिएटिविटी भी हमें मिलेगी, इनोवेशन भी मिलेगा, तो कंपटीशन भी आएगा, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्वाइलाइट इन द फॉरेस्ट। देखो आर्टिकल को लिखा है जहरा काजमी ने, ये खुद एक पीएचडी होल्डर है, ठीक है, इनके पिताजी फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। आईएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखो तो देखो अभी मध्य प्रदेश में बालाघाट फॉरेस्ट रीजन के अंदर मूवी शूट हुई थी जिसका नाम है शेरनी। आप देखते हो ऐड आता रहता है अमेजॉन प्राइम के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो कि इस मूवी में जो रोल प्ले किया गया फॉरेस्ट ऑफिसर का, वो विद्या बालन ने रोल किया, वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी।
तो बोले ये मूवीज़ बड़ी अवेयरनेस वाली काम करती हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक लेथार्जी है, उसको करेक्ट करने में कितनी मुश्किलें आती हैं, लोग शॉर्टकट मारते हैं, बिल्कुल भी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में कोई एक ये ही मूवी नहीं है, इसके अलावा देखो आप यहाँ पर शंघाई मूवी आपने देखी होगी, या आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, वो अर्ध सत्य है। स्वदेश मूवी में शाहरुख खान लेकर के आते हैं टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। बोले ये ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें सिनेमा हॉल, बॉलीवुड, जो कि जहाँ पर लोग देख करके अपने आप को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड फील करते हैं। ठीक है, फैशन की बात करो, बिहेवियर की बात करो। आज अक्षय कुमार के लिए बोला जाता है, अक्षय कुमार कोई ज़माने में बहुत बुरा पिटा हुआ था। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि अक्षय कुमार बहुत बुरा पिटा हुआ था, और आज अक्षय कुमार की मूवीज़ कोई भी हो सॉलिड चलती है। वजह कि जो ट्रेंड है अभी वो रियलिस्टिक है। पहले रोमांटिक ज़माना था, अब रोमांटिक मूवीज़ है शाहरुख खान की बिल्कुल पिट रही हैं। वजह कि सारी की सारी चीज़ें अब क्या है, रियलिस्टिक मैनर में चल रही है कि आप रियल स्टोरी के साथ में कनेक्ट करो। क्यों ये आज जो भी वेब सीरीज़ आ रही हैं वो सक्सेसफुल हो पा रही हैं, उसके पीछे क्या है, साइकोलॉजिकल पैटर्न, एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं या हमारे सराउंडिंग में जो भी इश्यूज़ है, आज हम उनसे ज़्यादा अलर्ट हैं। सोशल मीडिया पे आप इतने कनेक्टेड रहते हो कि उन चीज़ों को आपके सामने पिक्चराइजेशन कर दिया जाए तो उसका असर आपके बिहेवियर पे पड़ता है, आप उसको लाइक भी करते हो। ठीक है, तो अभी जो अक्षय कुमार की मूवीज़ आ रही हैं एग्जैक्टली वो ही पैटर्न पे आ रही हैं। कोई मूवी ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो। जैसे पैडमैन की बात करो, टॉयलेट की बात करो, चाहे अभी जो केसरी मूवी आई थी पेट्रियोटिज्म को लेकर के, ये सारी चीज़ें क्या थी, लेटेस्ट ट्रेंड को देख करके बनाई हुई थी। और पिछले कई सालों से आप देखो शाहरुख खान की मूवीज़ लगातार पिट रही हैं। तो जो ट्रेंड चल रहा है, और दूसरा एक जो अवेयरनेस की जो जिज्ञासा शुरू हुई है कि हाँ हमें वाकई में जानना है कुछ, ठीक है, और हमें जो वाकई में सोसाइटी की रियलिटी है वो एक्सपोज करनी है, एक्सप्लोर करनी है। तो बोला हिंदी सिनेमा बहुत कुछ कर सकता है। और इसी लाइन में विद्या बालन की ये जो मूवी आई अभी शेरनी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आंखें खोलने वाली है कि कैसे आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। बेसिकली ये जो मूवी है इसकी थीम आपको पता होगी, वो वाइल्ड बीस्ट बन गई थी ना एक शेरनी, ठीक है, उसको मारने को लेकर के था। उसमें ये देखो मैन ईटिंग जो थी, मैन ईटिंग टाइग्रेस, केस तो ये महाराष्ट्र का है, पर हाँ वही है, लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है ट्रॉफी हंटर। ट्रॉफी हंटर का मतलब हो गया जो शूटर्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि हाँ जी आप एक काम करो, ये वाइल्ड लाइफ में ये शेरनी है, ये लोगों को खा रही है, मानव भक्षण करने लग गई है, इसको मारो आप और आपको इतना रुपया मिल जाएगा। तो फिर वो आप वहाँ पर जाएंगे और हंटिंग करके लेके आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ मुद्दा है। तो बोले इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका भी इन्होंने कोलैबोरेशन लिया, क्योंकि आदिवासी लोग अपनी कोएग्जिस्टेंस इंश्योर करते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ में वो रहें और उसके साथ में इनका रोल हो। इसीलिए तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की हमने बात की थी 2006 की प्रीवियस आर्टिकल्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड विदाउट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इस आर्टिकल को विक्रम सिंह मेहता ने लिखा है। इनका देखो कहना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, चाहे आप लेजिटिमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, इनकी इरोडिंग की बात करो, कि जो हम 3 मेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, चाहे इनकी वैल्यूज़ में डिग्रेडेशन हो, चाहे इकोनॉमिक इनजस्टिस की बात हो, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करो, ये थ्रू आउट वर्ल्ड कॉमन है। और इसके पीछे एक वजह क्या है, वो है कि आपने अपने कंट्री की बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि आप यहाँ पर ये सोच के चलते हो कि इस टेरिटरी के अंदर, इस पूरी ज़मीन में जिसमें हम हमारा देश बोलते हैं जिसे, उस देश की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम हमारे हिसाब से एक्सप्लॉइट करेंगे। वो बात ठीक है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। पर आप देखो कि इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बातचीत तो हो जाती है, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, बोले बातें तो बड़ी बढ़ चढ़ के कर लेते हैं, बट जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो वहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं बड़े कंजर्वेटिव मैनर में, अपनी इन बॉर्डर्स को ध्यान में रख करके कि भाई हमारा यहाँ पर किस में फ़ायदा है, उसको देख करके फिर काम करनी शुरू कर देते हैं। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो दबाव नहीं बना पाते किसी भी कंट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन किसने किया, आपके लीडर्स ने ही तो किया, हमारे लीडर्स ने, हमारे देश के लीडर ने, दूसरे देशों के लीडर्स ने, तभी तो कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट फाइनल आउट हुआ है। अब उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तब ये कहते हो कि हम सोवरन कंट्री हैं, और सोवरन कंट्री है तो हमारे ऊपर कोई बाहर से दबाव नहीं लगा सकता। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज
वैक्सीनेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस, ये ऐसे मुद्दे हैं जो थ्रू आउट वर्ल्ड फैले हुए हैं और हर एक कंट्री अपना प्राइवेट इशू बोल करके उसको और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो बातचीत हुई थी इसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। रिजल्ट क्या हुआ? आपको कुछ अचीव नहीं होता है। अभी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बात करो, 2030 तक का टारगेट लिया गया था सबने अपने अपने हिसाब से, तो G20 कंट्रीज में से तो केवल एक इंडिया ऐसा था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी कंट्रीज तो बहुत बुरे परफॉर्म कर रहे थे। तो कमिटमेंट तो मतलब बातें तो बहुत हो रही हैं पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो उसके पीछे बोला जा रहा है क्या कि ये जो फिजिकल बॉर्डर्स क्रिएट कर दी और खुद को एक सोवरन कंट्री बोलना शुरू कर दिया, तो ये बोले सॉवरेनिटी ओवरऑल इस प्लेनेट अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रही है। बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन को जब डेवलप किया जा रहा था तो उस टाइम पे साइंटिफिक कम्युनिटी तो सारी की सारी साथ में थी। इंडिया के साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया ऑक्सफोर्ड वालों के साथ में, या फिर यूके वालों ने किया किसी और के साथ में, कोलैबोरेशन पे बेसिस पे साइंटिफिक कम्युनिटी तो रिसर्च कर रही थी कि कैसे भी करके वैक्सीन डेवलप हो। दूसरी तरफ जैसे ही कोरोना आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पर क्या होता है, सभी देशों ने अपनी बॉर्डर्स पैक कर ली कि हमारे देश में कोई भी आएगा जाएगा नहीं। अब आप एक चीज़ बताओ कि एक तरफ तो आपने फिजिकली अपनी बॉर्डर्स बाउंड कर दी और इंटेलेक्चुअली आप यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हो, ये तो चलो ठीक है, ज़रूरत थी कि हाँ कम से कम मूवमेंट हो। इवन स्टेट्स की नहीं, हमने कंट्रीज़ की नहीं, हमने तो स्टेट्स को भी सीज कर दिया और सिटीज़ को भी बंद कर दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था। पर आप एक चीज़ बताओ कि वैक्सीन जब डेवलप हो गया तो फिर आपने क्यों अपनी जो कमिटमेंट्स थी उनको क्यों इग्नोर किया? क्यों वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर रिलाई करने लग गए कि हाँ जी वैक्सीन डेवलप हो गया तो हमारी जनता को सबसे पहले वैक्सीनेशन मिलेगा? ऐसे नहीं कि जिन देशों में ज़रूरत है उन देशों की हेल्प की जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये हो जाता है कि सब लोग मिलकर के पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करते तो क्या प्रॉब्लम थी? ऐसे ही G7 लीडर्स ने कमिटमेंट तो ले लिया, बोल दिया, वही पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और उसके पहले के भी पुराने एग्रीमेंट हुए हैं, उनमें $100 बिलियन का पैकेज देने की बात की गई थी कि हाँ जो ये डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज है ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे जो छोटे कंट्रीज हैं। पर वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? कुछ ही नहीं है। कार्बन को रोकने के लिए, ठीक है, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए या नेट जीरो कार्बन एमिशन पे लाने के लिए हमें कार्बन के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। रिजल्ट क्या है कि कार्बन ट्रैकर ने ये बताई कि डेटा के हिसाब से, एक थिंक टैंक है उनके हिसाब से, कि वर्ल्ड में अभी भी 622 कोल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 368 तो केवल चाइना में है। कहाँ पर आप क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स को ओबे कर रहे हो जी? आप इंडिया की बात करो, हमारे यहाँ पर भी कोल प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस हो रही है। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका आ रहा है? थर्मल पावर का। तो ये चीज़ आ जाती है। जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं, उन्होंने क्या कमिटमेंट दिया होता है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, पर वहाँ पर जो मिनेसोटा है वहाँ पर ऑयल पाइपलाइन को वहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको आपने क्यों नहीं रोका जी? ये भी तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड ही है। तो सवाल ये है, बातें तो हो रही हैं बहुत सारी और सोवरन खुद को कह करके कंट्रीज अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। अब बात आ जाती है पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस को तो यही नहीं टाइम मिलता कि उन्होंने क्या कमिटमेंट किए थे उनको इंप्लीमेंट भी करना है कि नहीं करना। बस पूरे साल लगातार एक लड़ाई में लगे रहते हैं कि बस कैसे भी करके हमें ऑपोजिशन को दबा करके रखना है और पावर अपने हाथ में रखनी है। तो वो केवल और केवल इलेक्टोरल इशू में फंसे पड़े रहते हैं, पर वो जो कमिटमेंट उन्होंने किए उनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो ऐसे में एक थॉटफुल प्रोसेस की ज़रूरत है जहाँ पर ह्यूमैनिटी को सेंटर में रख करके काम किया जाए। नहीं तो देखो मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। क्या हम इसको लेकर के डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं जी ऐसा तो नहीं है, पर हाँ समस्याएं लगातार बढ़ रही है। तो फ्रेंडशिप, कंपैशन, कंजर्वेशन, कॉन्वर्सेशन, ट्रस्ट, इन सब में एक दूसरे को साथ में आने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल एफर्ट्स पर तभी इम्पैक्ट आएगा जब हम कोलैबोरेटिव मैनर में काम करेंगे। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ बताई है इन्होंने, ठीक है। कुछ चीज़ें रिपीट भी हुई है, ऐसी बात भी नहीं है, पर साथ में आकर के कि बोला कि सॉवरेनिटी का नाम लेकर के कंट्रीज़ किस तरीके से गड़बड़ियाँ करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आ रहा है पीस ऑफ वेस्टफेलिया। ये बेसिकली 1648 के टाइम पे कोलैबोरेशन होना शुरू हुआ था कि हाँ जी पिछले कई सालों से यूरोप में लड़ाइयाँ चल रही थी, 30 साल की लड़ाई, 80 साल की लड़ाई, बोलो उसको ख़त्म करने के लिए मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर आना शुरू हुआ। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि क्यों ना हम साथ में मिल करके काम करें। और इसी का रिजल्ट है UN, WTO, WHO, इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है किसके बाद में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कि भाई बर्बादी बहुत हो चुकी है, ये चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जी वो है वाइल्ड चेज फॉर आइडेंटिटी। केस स्टडी है
बताया जा रहा है कि रीना देवी जिनका आधार कार्ड खो गया था, तो ऐसे में इनको इतनी परेशानी हुई है कि इनका आधार कार्ड रिट्रीव करने में इतनी समस्या आई कि अभी तक भी इनका राशन कार्ड नहीं, ये एंटाइटल्ड है कि हाँ जी इनको जॉब मिलेगी, इनका पेंशन कार्ड, राशन कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, विडो पेंशन अकाउंट बन जाएगा, ये सारे बेनिफिट्स इनको मिलने वाले हैं। पर समस्या ये है कि इनके पास में आधार कार्ड नहीं है, और आधार कार्ड को दिलाने के लिए बोला हमने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद हमें हफ्ते लग गए तो भी हम आधार कार्ड नहीं बना पाए। बोले UIDAI की इस फ्लॉ को कंट्रोल, इस कमी को कंट्रोल करने की, सही करने की ज़रूरत है। ये सिंगल आईडी बेस्ड जो जितने सिस्टम दिए जा रहे हैं ना, उसके लिए तो सवाल यहाँ पर कुछ उठा रहे हैं, वो देखते हैं। इस स्टोरी से हमें क्या पता पड़ता है कि जब वो परेशान हो रहे हैं बैक टू बैक, कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कभी ई मित्र पे जा रहे हैं, कभी क्या चक्कर काट रहे हैं, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं। बोला हमने क्वेरीज भेजी, उसका भी जवाब ढंग का नहीं मिल रहा है, कि किसी के पास मोबाइल या ईमेल आईडी नहीं हो तो जवाब ही उल्टे सीधे दे रहे हैं, कौन जानेगा। तो ऐसे में आपके पास में कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क ही नहीं है, तो आप कैसे वेलफेयर स्टेट की जो आपका आइडियल है उसको कैसे फॉलो कर पाओगे। सवाल पहला ये आता है कि वेल डिफाइंड वे है ही नहीं आपके पास में। अगर आधार नंबर किसी का लूज हो जाए तो क्या कर सकते हैं, क्या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनके बेसिस पे नहीं किया जा सकता। और किसी का अगर मोबाइल नंबर ही नहीं है किसी के पास में, किसी की ईमेल आईडी नहीं है, तो क्या करोगे जी। नंबर 2, अगर रिट्रीवल मेथड की बात करें जहां से इंफॉर्मेशन दोबारा से मंगाई जाए, तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्यों आप वेग वर्ड्स का यूज़ करते हो, या आपके पास में क्लियर आंसर क्यों नहीं है। तीसरा कि करंट मेथड जो है वो देखो ऑब्वियसली इनएडिक्वेट है। UIDAI को ईजियर मेथड्स लाने चाहिए, तब जा कर के हमारी अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, गाँव में बहुत परेशानियाँ होती है लोगों को, अर्बन जो स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके पास में बहुत प्रॉब्लम है। तो इनको फ्लॉज को करेक्ट करने की ज़रूरत है। बोला हमने हफ्तों भर, हम पढ़े लिखे हैं, बोले फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, उसके बावजूद भी हमने बहुत कोशिशें की ना, तो भी रीना की जो डिमांड्स थी, जो राशन कार्ड और ये बनने थे, वो नहीं बनवा पाए। तो ये करेक्ट होने की ज़रूरत है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है ना, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है, देखो हेल्पिंग हैंड, देखो डिस्कशन हो गया 46, चलो कर लेते हैं 2-3 मिनट और। हेल्पिंग हैंड, इसमें देखो आर्टिकल में बताया जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी फर्स्ट वेव के टाइम पे तो सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही थी, सेकंड वेव ने देखो हाल ख़राब कर दिया गाँव में, आपको पता है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पे देख लो। नंबर 1, फ्यूल प्राइसेस को कट करो, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो एक जॉब गिविंग जो ऑप्शन है दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हमें पता है डीजल इंजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो फ्यूल प्राइसेस को कम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर किसी भी कमोडिटी के भाव बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा दाल के भाव बढ़ गए, तो नाफेड के पास में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उस स्टॉक में से आप मार्केट में क्यों नहीं बेच देते जिससे कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दो, है कि नहीं। मास कंजम्पशन वाले आइटम्स में महंगाई बढ़ रही है अभी, ठीक है। तो एक तरफ ये महंगाई किस चीज़ की है, सप्लाई साइड की, क्योंकि डिमांड का तो हमें ही पता है डिमांड एकदम मरी पड़ी है, फिर भी महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या हो गया कि सरकार के पास में जो स्टॉक्स अवेलेबल है वो रिलीज़ किए जाएं। दूसरा ये बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी को आपको अगर बूस्ट करना है तो पिछले साल जो कदम उठाए थे वो काम करो, जैसे कि PM किसान पेमेंट्स टाइम पे कर दो, या नरेगा में एलोकेशन अच्छे से होना चाहिए, तब जा कर के काम हो सकता है। सब्सिडाइज रेट के ऊपर अब वैसे तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं कि जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो भी प्रोवाइड कर दी, तो ऐसे में थोड़ा इकोनॉमी में साइकिल चलना शुरू हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बोले इन्फ्लेशन को हमें सोच समझ के टैकल करने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन 2 वजह से बढ़ती है, एक तो सप्लाई कम हो जाए और दूसरा होता है डिमांड ज़्यादा हो जाए, और दोनों अगर हो गई तो ऐसे में तो फिर बाद में आपको पता है महंगाई फिर पीक्स पे ही जाती है। तो बोले एक तो सप्लाई को आप इंक्रीज़ करो, दूसरा डिमांड को भी रिवाइवल देने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड मरी पड़ी है। अभी जो महंगाई है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से है, तो बोला उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो देखो ऑलमोस्ट पूरे न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर लिया हमने, मोटे मोटे जो 3 थे उनको डिटेल में ले लिया, बाकी समरी ले ली, ठीक है। न्यूज़पेपर कल सुबह आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ही। थैंक यू।